हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करते हैं सेक्शन 43, अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन देखो कब अरेस्ट कर सकता है। पहला तो कोई ऐसा एक्यूज जिसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो। कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, प्लस या फिर वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उद्घोषित अपराधी है, पुलिस ने ऑलरेडी उसको अपराधी डिक्लेयर कर रखा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ हिम किसी व्यक्ति के सामने अगर कोई संज्ञेय अपराध और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, उसे प्रतीत होता है कि उसे लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और वो उसके सामने हो रहा है, या फिर वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो वो कोई भी प्राइवेट व्यक्ति उसको अरेस्ट कर सकता है। ही कैन बी अरेस्टेड बाई एनी प्राइवेट पर्सन। और जैसे ही वो व्यक्ति उसे अरेस्ट करेगा, उसको तुरंत उसको मेकओवर कर देना है, सौंप देना है किसको? पुलिस ऑफिसर को, बिना किसी देरी के, विदाउट एनी डिले। विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के उसको पुलिस ऑफिसर को सौंप देना है। अब ये पुलिस ऑफिसर जो है, अगर इसको रीज़न टू बिलीव है, इसको विश्वास है कि ये एक क्रिमिनल है, इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो वो इसको री अरेस्ट कर लेगा और कस्टडी में डाल देगा। और अगर इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, उसको रीज़न टू बिलीव है कि ये एक नॉन कॉग्निजेबल काइंड ऑफ ऑफेंस है, तो फिर ये क्या करेगा? उसको कहेगा कि वो सेक्शन 42 के तहत, सेक्शन 42 में मैंने आपको क्या बताया था कि पुलिस ऑफिसर कहेगा कि आप अपना नाम और एड्रेस दे दो, ताकि पुलिस जब चाहे तब पूछताछ कर सकती है। तो उसमें ये सेक्शन 42 की तरह डील होगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, अदरवाइज अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई ऑफेंस उस पर नहीं बन रहा है, तो ही कैन रिलीज द कन्विक्ट। पुलिस ऑफिसर कन्विक्ट को रिलीज कर देगा। अब बात करते हैं सेक्शन 44 की, अरेस्ट बाय द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट करता है? मजिस्ट्रेट के पास पूरे राइट होते हैं अरेस्ट करने के, जब उसको लगता है कि एनी एक्यूज हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, एनी काइंड ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में कोई ऑफेंस हुआ है, एंड विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कोई अपराध हुआ है, या मजिस्ट्रेट की लोकल जुरिस्डिक्शन है और वो अपराध वहाँ पे हुआ है, मजिस्ट्रेट के नॉलेज में, संज्ञान में ऐसी बात आती है कि मेरे लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई अपराध हुआ है। या फिर दूसरा हो सकता है कि एनी पर्सन फ्रॉम हुज अरेस्ट मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इशू अ वारंट। मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है वारंट इशू, मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इशू अ वारंट। मजिस्ट्रेट वारंट इशू करने के कॉम्पिटेंट है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। मजिस्ट्रेट सेक्शन 44 अरेस्ट बाय द मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है कि कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी प्रेजेंस में या उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में, या फिर मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है वारंट इशू करने के, तो मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर सकता है। कैसे अरेस्ट करेगा? या तो पर्सनली उस पर इन पर्सन उसको अरेस्ट कर सकता है, या फिर ऑर्डर दे सकता है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए। अब बात करते हैं सेक्शन 45 की। सेक्शन 45 क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की बात करता है। किसको प्रोटेक्शन दी गई है? आर्म्ड फोर्स के मेंबर को, आर्म्ड फोर्स के मेंबर को।
आर्म फोर्स के मेंबर को सेक्शन 45 के तहत दो सूरत में, दो कंडीशन में प्रोटेक्शन दी गई है। नंबर एक, वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। तो ऑफिशियल ड्यूटी का परफॉर्म करते वक्त अगर उससे कोई कार्य होता है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिलती। तब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाती है अरेस्ट करने की तब तो वो अरेस्ट कर सकता है। अदरवाइज ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त किसी भी आर्म फोर्स के व्यक्ति को सेक्शन 45 जो है प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट से। स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि जो 45(1) को, स्टेट गवर्नमेंट 45(1) को नोटिफाई कर सकती है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेनेंस करने के लिए, टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है और सेक्शन 41(1) के तहत उसको आर्म्ड फोर्सेस को प्रोटेक्शन दे सकती है। सेक्शन 46 मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है, अरेस्ट हाउ मेड, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अरेस्ट कैसे होगा, अरेस्ट हाउ मेड, इसमें मैंने आपको बता चुका हूँ मैं कि अरेस्ट करने वाले व्यक्ति, इसमें मैंने 4 रूल बताए थे आपको, 4 क्लॉज हैं इसके। क्लॉज वन ये कहा गया है कि अरेस्ट की डेफिनेशन ही बेसिकली अरेस्ट हाउ मेड है, मैंने बता चुका हूँ, पहले मैं जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ। क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि बाय वर्ड कैसे, यू आर अंडर अरेस्ट, एंड बाय वर्ड जो है वो सबमिशन टू द कस्टडी, सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और टचिंग और कन्फाइनिंग द बॉडी, कन्फाइन द बॉडी, कह दिया यू आर अंडर अरेस्ट और सबमिशन टू द कस्टडी, व्यक्ति ने अपने आप को कस्टडी में सबमिट कर दिया, या फिर टच करके उसको कस्टडी कर दे दी गई, या फिर कन्फाइन कर दिया गया उसकी बॉडी को। तो क्लॉज 1 ये कहता है कि इसमें या तो कह दिया गया है, सिंपल अरेस्ट सिग्निफाई करेगा बाय वर्ड सबमिशन टू द कस्टडी, व्यक्ति को कह दिया गया कि यू आर अंडर अरेस्ट और ही हैज सबमिटेड हिमसेल्फ टू द कस्टडी, और touching the person or confining the body of the person. This is clause 1. clause 2 मैंने बताया है, clause 2 में forcefully उसको कस्टडी में डाल दिया जाएगा अगर व्यक्ति अपोज करता है, रिस्ट्रेन करता है। रिस्ट्रेन किस चीज से, टू he is trying to evade himself from the arrest, evade himself from the अरेस्ट से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। नंबर 1, evade himself from the अरेस्ट। नंबर 2, रेजिस्ट करता है, विरोध करता है, प्रतिक्रिया देता है। अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको अपने आप को अरेस्ट से बचाने के लिए रेजिस्ट करता है तो फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग। अब थर्ड पॉइंट क्या है, क्लॉज 3 क्या कह रहा है आपका। क्लॉज 3 कहता है कि अरेस्ट में नेसेसरी फोर्स जितना अप्लाई हो सकता है, जितना करना चाहिए, अरेस्ट को असर्टेन किया जाएगा बाय अप्लाइंग द नेसेसरी फोर्स। नेसेसरी फोर्स को अप्लाई किया जाएगा अरेस्ट को अंजाम देने के लिए। चौथा कह सकता है, चौथे में एक्सेप्शन है कि एक्सेप्शन क्या है वो, कि व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है लेकिन उसकी नेसेसरी फोर्स में उसकी, इसमें क्या नेसेसरी फोर्स इतना होना चाहिए कि डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, अगर एक्सेप्शन है इसमें कि अगर वो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है अभियुक्त तो नेसेसरी फोर्स बट उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, डेथ एक्सेप्शन है। क्लॉज 4 में डेथ हो सकती है उसकी अगर वो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का एक्यूज है तो। ठीक है, अरेस्ट ऑफ वोमेन। अब इसी में 46(1) जो हमने डिस्कस किए थे
उसका जो है प्रोविज़ो है 46(1) का प्रोविज़ो है, मैंने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। 46(1) का प्रोविज़न क्या है कि अगर वोमेन है तो वोमेन को ओरली बोला जाएगा अरेस्ट के लिए, ओरली होगा, इसमें ओरल सबमिशन होगा उसका। और टचिंग द बॉडी, अगर बॉडी टच की बात आती है तो वोमेन ऑफिसर होनी चाहिए, वोमेन पुलिस होनी चाहिए, वो टच कर सकती है उसकी बॉडी को। अदरवाइज उसको फोर्स, अगर फोर्सफुली अरेस्ट करना है, उसको पकड़ के अरेस्ट करना है, टच करना है उसको, तो वोमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट होगा। इसमें सेकेंड क्लॉज बनता है इसी में 46(4) जो है उसका प्रोविज़ो जो है, उसका प्रोविज़ो के हिसाब से ये कहा गया किसी भी वोमेन को अगर अरेस्ट करना है तो फिर वो सनसेट, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यानी रात के टाइम पे, सनसेट के बाद और सूर्योदय के पहले उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। केवल स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, अगर अरेस्ट करने की कोई ऐसा स्पेशल सर्कमस्टांसेस बन रहा है कि उसको अरेस्ट करना रात में ज़रूरी है, तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, वोमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा, राइट। और उस केस में क्या होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लेनी पड़ेगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास परमिशन देगा तभी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और साथ में कोई स्पेशल प्रोविज़न, अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लगेगी, तभी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरा ये है कि 46(4) के क्लॉज 4 का क्लॉज है कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसा बनाता है कि रात का टाइम है और कोई भी वोमेन पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे वोमेन को अरेस्ट करने के लिए मेल पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, किसी मॉल में किसी बच्चे को स्टील किया गया मॉल में, या फिर कहीं हॉस्पिटल है वहाँ पे रात के टाइम पे हॉस्पिटल में, या कहीं पे भी किसी बच्चे को कोई व्यक्ति, कोई औरत स्टील कर रही है, चुरा रही है बच्चे को, और पुलिस ऑफिसर को और कोई लेडी पुलिस ऑफिसर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर मेल पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ लेगा। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा देन ही कैन बी गिव द सेम काइंड ऑफ, जो सेम अपराध है वो कहीं दूसरी जगह पे भी कर सकती है, तो ऑफेंस को, अन्य जगह ऑफेंस को बचाने के लिए वो उसको अरेस्ट कर लेगा। दूसरा एग्जांपल है, मॉब पे कोई टेररिस्ट है, वो गोलियां बरसाए जा रही है, तो फिर उसको भी मेल पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। तो दीज आर द मोड ऑफ अरेस्ट विच कम्स इन सेक्शन 46. I have already discussed this in detail. If you want to see that, you can go in my last lecture and you can see that. अब है पीछा करना। एनी प्लेस इन इंडिया सेक्शन 48 में पीछा करना है, सेक्शन 60 में भाग गया है तो पीछा करना है, और सेक्शन 70 में सर्च वारंट है, उसके खिलाफ वारंट है और उसका पीछा करना है। परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू एनी जुरिसडिक्शन, भारत में कहीं पर भी उसका पीछा करना है, सेक्शन 48 ऐसे समझ सकते हैं उसको। अगर एनी प्लेस इन इंडिया, एक्यूज एनी प्लेस इन इंडिया है, उसका कहीं पे भी किसी भी जुरिसडिक्शन में आउटसाइड जुरिसडिक्शन है, तो उसको पीछा करना सेक्शन 48। सेक्शन 60 में अगर कोई व्यक्ति अपराधी है और वो भाग गया है अभिरक्षा से, उसका पीछा करना सेक्शन 60। अभिरक्षा से भाग गया है, पावर ऑन एस्केप टू परस्यूट एंड रीटेक, उसको वापस पकड़ना और उसको दोबारा से रीटेक करना, ये सेक्शन 60 में भाग गया है तो पीछा करना। देखो ऐसे एक कीवर्ड इसमें ये है कि पीछा करना, एनी प्लेस इन इंडिया, कहीं पे भी पीछा करना है, सेक्शन 48। भाग गया है, पीछा करना और वापस पकड़ना, सेक्शन 60। और वारंट है उसके खिलाफ, पीछा करना तो उसका पीछा करना, सेक्शन 77। तो वारंट को एग्जीक्यूट कराना है, टू एग्जीक्यूट वारंट, आप उसको पीछा कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स रिवाइज सेक्शन 41 अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 42 में क्या था कि नेम और एड्रेस। सेक्शन 41 में ए बी सी और डी, ये चार हमने पढ़े थे, वो चारों हमने बिल्कुल रिवाइज करा दिए थे आपको।
व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी एंड व्हाट इज डी। नोटिस दिया गया है अपीयरेंस के लिए पुलिस ऑफिसर के द्वारा कि जो भी चार्जेस है आके, अगर उसके खिलाफ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस प्राप्त की है, रीजन टू बिलीव है पुलिस ऑफिसर को कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, उसको नोटिस इशू सर्व किया गया है और नोटिस सर्व कर दिया गया है, उसने उस नोटिस का कंप्लाई किया है, कोई बात नहीं कर, अगर कंप्लाई कर रहा है तो उसका अरेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर कंप्लाई करने में फेल कर जाता है तो उसका अरेस्ट होगा 41A में नोटिस। 41B में प्रोसीजर क्या होगा अरेस्ट का, कि पुलिस ऑफिसर ने बिल्कुल यूनिफॉर्म पहन रखी है, बैच लगा रखा है, उसमें नाम उसका साफ साफ मेंशन है कि ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर जब भी अरेस्ट करने आएगा तो मेमोरेंडम तैयार करेगा और उस मेमोरेंडम में उसकी फैमिली के किसी व्यक्ति का या फिर सोसाइटी के किसी रेस्पेक्टेड मेंबर का सिग्नेचर लेगा और उस एक्यूज का भी काउंटर सिग्नेचर लेगा। 41C में कंट्रोल रूम, हर एक पुलिस पुलिस ऑफ कंट्रोल रूम होगा हर एक स्टेट में, जो भी स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कंट्रोल रूम होगा। उस कंट्रोल रूम के बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड होगा, डिस्प्ले में एक्यूज का नाम पता लिखा होगा, जो भी अरेस्टेड पर्सन है वो, और अरेस्टेड व्यक्ति के नाम पते के नीचे पुलिस ऑफिसर का नाम और पता, नेम एंड एड्रेस होगा जिसने उसको अरेस्ट किया है। कंट्रोल रूम में हेडक्वार्टर होगा, हर एक स्टेट पे कंट्रोल रूम में हेडक्वार्टर होगा जहाँ पे समय समय पर ऐसे एक्यूज जो अरेस्टेड पर्सन है उनको बुलाया जाएगा और बुलाने के बाद उनका नाम और उनके नेचर ऑफ ऑफेंस को अपडेट किया जाएगा। 41D में राइट होता है एक्यूज का कि वो अपने मर्जी का वकील जो है वो कर सकता है, अधिवक्ता कर सकता है, ताकि वो अपने जो चार्जेस लगे हैं उनको अच्छे से डिफेंड कर सके। तो सेक्शन 41 अरेस्ट विदाउट वारंट है, जिसमें 41 से रिलेटेड अरेस्ट विदाउट वारंट में ए, बी, सी और डी है। ए में नोटिस है, बी मतलब अरेस्ट करने का क्या प्रोसीजर होगा, सी कंट्रोल रूम हो गया और डी मतलब राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट हिज एडवोकेट, अपने एडवोकेट से मिलेगा और अपनी ड्यूरिंग हिज इंट्रोडक्शन जो इंटेरोगेशन जब होगा, जब उसका एडवोकेट से मिल सकता है, उस एडवोकेट का अरेस्टेड व्यक्ति का ये अधिकार है। 22 में सेक्शन 42 में सेक्शन 42 में क्या था, मैंने ये बताया था सेक्शन 42 में कि अरेस्टेड जो व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के शक के बिना पे बुलाया है और उसको बुला करके उसका नाम पता पूछा है, तो नाम और पता अगर उसने सही सही बता दिया और पुलिस को लगता है कि वो ठीक है तो कोई बात नहीं, उसको पुलिस जाने देगी। लेकिन अगर उसने नाम और पता उससे पूछा गया है, उसने नहीं बताया, इंटेंशनली गलत बता दिया है, बॉन्ड बन गया है वो, तो उसने क्या किया, बाद पुलिस ऑफिसर उसको तुरंत अरेस्ट कर लेगा। अगर पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट कर लिया है तो फिर बाद में उसको डर गया बेचारा, उसने बता दिया सही नाम और पता, तो पुलिस ऑफिसर उसको ऐसे नहीं छोड़ेगा, बॉन्ड भरवा लेगा, सिक्योरिटी विद सिक्योरिटी उसके एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, जो चैप्टर 8 में श्योरिटी कितनी तरीके की ली जाती है ये मैं आपको डिस्कस करूंगा चैप्टर 8 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस दैट। अगर उसने वो बॉन्ड भर दिया है तो फिर उसको पुलिस जाने देगी, लेकिन अगर एनआरआई है तो वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, उसका कोई रिलेटिव में या कोई व्यक्ति जो रेजिडेंट नहीं है उसका बॉन्ड अगर कोई व्यक्ति एग्जीक्यूट करेगा तो वो बाहर का व्यक्ति एग्जीक्यूट करेगा, जिसके जिसके यहाँ पे वो आया है, तो वो व्यक्ति उसका बॉन्ड, जो इंडियन सिटीजनशिप है जिसके पास, वो उसका बॉन्ड उसका रिलेशन में है, वो उसका बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा। अब देखो दूसरी सिचुएशन हुई कि उसे नाम पता पूछा, उसने नहीं बताया, उसे अरेस्ट कर लिया, सिक्योरिटी पे उसको छोड़ दिया गया। दूसरा है कि उसने फिर भी नहीं बताया, तो 24 आवर्स का ये पीरियड होता है उसको अरेस्ट करने के, 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे सेक्शन 57 अप्लाई होगा, सेक्शन 57, 55, 56, 57 भी कवर, देखो 57 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और 57 में ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको 24 आवर्स के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को सौंपना पड़ेगा, 24 आवर्स के अंदर इसकी पेशी जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष करानी पड़ेगी। देखो तो 56 क्या कहता है, 56 ये कहता है किसी व्यक्ति की
प्रेजेंस करानी, किसी व्यक्ति को पेश करना मजिस्ट्रेट के सामने। अरेस्टेड व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, या इंचार्ज पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो है, थाना इंचार्ज जो है, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, उसके सामने उसको उसकी पेशी कराई जाएगी अरेस्टेड व्यक्ति की सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग। सीनियर ऑफिसर ऑफ पुलिस इंचार्ज, ठीक है। सेक्शन 57 में कहा है ये पेशी जो कराई जाएगी वो 24 घंटे के अंदर कराई जाएगी मजिस्ट्रेट के समक्ष। 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो सेक्शन 42 जो है लिंक है सेक्शन 46 47 से, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 43 की बात की गई थी। सेक्शन 43 में क्या है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अरेस्ट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को जब उसको पता हो कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कॉग्निजेबल नेचर का है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो भागा हुआ प्रोक्लेम मतलब उद्घोषित अपराधी है, स्टेट ने उसको अपराधी डिक्लेयर कर रखा, या सीआरपीसी के किसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो वो व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति उसको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में उसको तुरंत पुलिस ऑफिसर को उस व्यक्ति को सौंप देना चाहिए बिना किसी देर किए हुए। और पुलिस ऑफिसर को अगर रीज़न टू बिलीव है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है तो वो ये पता करेगा कि ये ऑफेंस कैसा है। अगर वो कॉग्निजेबल नेचर का है तो उसको रीअरेस्ट कर लेगा, नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है तो फिर से सेक्शन 42 अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 42 में कहा गया है कि उसका नाम और पता पूछा जाएगा, नाम और पता उसने गलत बता दिया तो उससे बॉन्ड तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और नाम और पता उसने नहीं बताया, गलत बताया, अरेस्ट कर लिया जाएगा। और बाद में अरेस्ट करने के बाद उसने नाम और पता बता दिया तो उसको छोड़ दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और जब उसको छोड़ दिया जाएगा तो उससे बॉन्ड भरवाया जाएगा या श्योरिटी भरवाई जाएगी, उस बॉन्ड और श्योरिटी भरवा कर उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति भारत का रेजिडेंट नहीं है तो उसको रेजिडेंट उसका जो इंडियन रेजिडेंस है वो श्योरिटी देगा उसकी, तो इस केस में उसको यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब दूसरी कंडीशन है कि गिरफ्तारी के बाद भी उसने नाम पता सही नहीं बताया तो यहाँ पे 57 अप्लाई हो जाएगा। 56 कहता है कि किसी गिरफ्तार के व्यक्ति अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है तो मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। 57 कहता है 24 आवर्स के अंदर पेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। अगर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो, अगर उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो 24 आवर्स के बाद भी मजिस्ट्रेट के पास उसको भेजा जा सकता है, ठीक है। अब सेक्शन 43 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन कवर हो गया है आपका, रिवीजन भी हो गया है। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट सेक्शन 44 कहता है कि मजिस्ट्रेट साहब कहीं टहलने जा रहे हैं, उन्होंने देखा उनके सामने कोई अपराध हो रहा है, वो तुरंत उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अगर उनके सामने कोई अपराध हो रहा है, उनके ज्यूरिसडिक्शन उनके अधिकार क्षेत्र में कोई अपराध हो रहा है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके लिए मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट हो, मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है कि उसको अरेस्ट वारंट जो है वारंट इशू कर सकता है, तो फिर मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर लेगा, खुद कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि भैया इसको अरेस्ट करो। सेक्शन 45 जो तुम्हारा है वो प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के बारे में है कि आर्म्ड फोर्सेस को प्रोटेक्शन मिली हुई है अरेस्ट से। वो कैसे, जो एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह देती है कि आप इसको अरेस्ट कर लीजिए, तो उस सूरत में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अदरवाइज आर्म फोर्सेस में अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। या फिर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे कि इसको वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेनेंस करने के लिए उसको सेंट्रल सिक्योरिटी चाहिए, आर्म फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो 45(1) को यानी कि आर्म फोर्स को ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उस पर एप्लीकेबल होगा, स्टेट गवर्नमेंट भी अगर नोटिफाई करती है तो भी। अब 46 मैंने बता दिया अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया अभी अभी। इसके बाद सेक्शन 47 है। सेक्शन देखो 47 आपको मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है कि सर्च वारंट किस किस कंडीशन में, बॉडी की सर्च। सेक्शन 51 बॉडी में अगर पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो पुलिस क्या करती है, उसकी तलाशी लेगी, तलाशी लेते समय, बॉडी की तलाशी लेते समय उसकी बॉडी से जो भी कुछ बरामद हुआ है, जो भी उसके पास है, सोना चांदी रुपया पैसा, वो सब ले लेगी और उसकी रिसिप्ट उस व्यक्ति को दे देगी। या फिर उस बॉडी में कोई वेपन छुपाए हुए है तो पुलिस उस वेपन को अपने कब्जे में ले लेगी।
जगह की तलाशी लेना सेक्शन 47, तो सेक्शन 46 भी कवर, सेक्शन 47 में जगह की तलाशी लेना, ठीक है। 47 जगह की तलाशी लेना, कोई व्यक्ति है वो किसी बिल्डिंग में छिपा हुआ है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उस जगह की तलाशी लेगी। इसके अलावा जो सर्च वारंट है, सर्च से संबंधित वारंट इशू करेगी पुलिस कब, जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको पता चलता है कि वो किसी घर में छिपा हुआ है, किसी रिश्तेदार या कोई रिलेटिव है, कोई बंदा जहाँ कोई रह रहा है वहाँ वो छिप गया जा करके, तो पुलिस ऑफिसर वारंट दिखा करके इन्वेस्टिगेशन पर सेक्शन 165 के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से वारंट दिखा करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे 47 सेक्शन में देखो हमने सेक्शन 51 भी कवर कर लिया, यहाँ पे सेक्शन 51 भी कवर कर लिया, सॉरी 51 तो हम यहीं गोला लगा देते हैं, हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा हमने जो सेक्शन देखे वो देखे सेक्शन 165, सेक्शन 51 में बॉडी की तलाशी ली गई है, सेक्शन 47 में हमने घर की जगह की तलाशी ली है, 165 में इन्वेस्टिगेशन पर्पज से किसी घर पे छुपा हुआ है या किसी बंद जगह पे छुपा हुआ है वहाँ की तलाशी लेने के बारे में बात की गई है। इसके अलावा सेक्शन 93, सेक्शन 94, सेक्शन 93 में चोरी का सामान बरामद करना है तो तलाशी ली जानी चाहिए, तो वहाँ पे सर्च वारंट निकाला जाएगा। सेक्शन 94 में भी सर्च वारंट हो गई, अगर कोई डॉक्यूमेंट उसने कोर्ट ने पेश करने के लिए कहा है और उसने डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया तो सर्च वारंट निकाला जाएगा, उस डॉक्यूमेंट की सर्च करने के लिए उसकी तलाशी ली जाएगी। यहाँ पे अगर एक और केस है सेक्शन 97, सेक्शन 97 में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कन्फाइन कर रखा है, कैद कर रखा है, तो वहाँ पे उस जगह की तलाशी ली जाएगी जहाँ पर उस व्यक्ति का शक है कि इसे कन्फाइन किया गया है। तो सेक्शन 47 बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च से रिलेटेड है। सर्च से रिलेटेड कहाँ कहाँ सेक्शन है वो मैंने सारे आपको बता दिए लगभग। अगर आपकी और क्यूरियोसिटी है जानने की तो आप CRPC की PDF डाउनलोड कीजिए, उसमें सर्च को सर्च कीजिए और जितने भी सेक्शन मिलते हैं वो आप साथ में लिख सकते हैं, उनके अच्छे से आप नोट्स बना सकते हैं। सेक्शन 48, सेक्शन 48 कहता है कि पीछा करना, परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन, पीछा करने के बारे में ये देखिए मैंने 48, 60 और 47 बता रखा है। भारत में कहीं पे भी छिप गया है तो उसका पीछा करना, 60 में भाग गया है पीछा करके पकड़ लेना, सेक्शन 60, 48 और 60 और 77 एक साथ पढ़ने हैं आपको पीछा करना, ठीक है। तो 60 भी हमारा यहाँ से कवर हो गया, 55, 56, 57, 60। सेक्शन 48 कवर हो गया यहाँ पे पीछा करना, राइट। अब सेक्शन 49 है, अनावश्यक रूप से किसी को प्रयुक्त करके नहीं रखा जा सकता है। अगर किसी को अननेसेसरी रिस्ट्रेन करके रखा गया है तो उसके बारे में ये बताया गया कि एनीबडी कैन नॉट रिस्ट्रेन एनी पर्सन अननेसेसरी, दैट इज 49। सेक्शन 50, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल, जो भी अरेस्टेड पर्सन है 50 में, जो भी किसी व्यक्ति को अगर किसी ने अरेस्ट कर लिया है तो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पुलिस ऑफिसर को जो या जुडिशियल कस्टडी में उसको रखा गया तो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा कि किस बिहाफ पे उसको अरेस्ट किया गया है। और आर्टिकल 20 के तहत उसको ये अधिकार है ये जानने का कि उसको किस बिहाफ पे अरेस्ट किया गया है, और उसके पास चैप्टर 33 सेक्शन 436 के तहत बेल का राइट है उसके पास कि उसको बेल दी जानी चाहिए। सेक्शन 50, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड of ground of arrest and he has a right to bail। 52, 51 और 52। 51 क्या था कि सर्च करना, बॉडी की तलाशी लेना, अगर उसकी बॉडी में कोई ऑफेंसिव वेपन उसने छिपा रखा है या फिर उसको कस्टडी के दौरान उसकी बॉडी से कोई जो भी मिलता है सामान तो उसको ले लेना, पुलिस ले लेगी और उसकी रिसिप्ट उसको दे देगी। अगर 52 क्या है, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति 52, अगर उसके पास से कोई भी ऑफेंसिव वेपन बरामद होता है तो उसको पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेगी।
फिर सेक्शन 53 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको डिटेल में करेंगे हम लोग। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। अगर किसी व्यक्ति को देखो अरेस्ट किया गया है तो फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, और उस एक्यूज व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस ऑफिसर के कहने पे मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा। सेक्शन 53 एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, किसके कहने पे? पुलिस ऑफिसर के कहने पे। अब 53A है, अगर वो रेप विक्टिम है तो यानी कि अगर कोई एक्यूज है रेप का तो उसका एग्जामिनेशन कराया जाएगा मेडिकल प्रैक्टिशनर के कहने पे 53A के तहत। 54 क्या कहेगा? एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एग्जामिनेशन कराया जाएगा। 54A सेम। सेक्शन 55 प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबॉर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 55 में क्या है कि पुलिस ऑफिसर कहता है अपने सबॉर्डिनेट को ये पावर दे देता है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबॉर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट अंडर सेक्शन 55। सेक्शन 56 पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। सेक्शन 56 में मैंने पहले ही बता रखा है कि अरेस्टेड व्यक्ति जो है, सेक्शन 55 ये कह रहा है कि जो भी पुलिस ऑफिसर है वो अपने सबॉर्डिनेट को डिप्यूट कर सकता है कि उसको अरेस्ट विदाउट वारंट जो है उसकी पावर वो अपने सबॉर्डिनेट को डिप्यूट कर सकता है। सेक्शन 56, 57, 56 ये कह रहा है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 56 पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन टू द बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने या फिर ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के सामने उसको पेश करना होगा। सेक्शन 57 में टाइमलाइन बताइए, 24 आवर्स के अंदर उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। सेक्शन 56, सेक्शन 57 वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं इस क्लास में, भूलना नहीं। सेक्शन 58 पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। पुलिस जो है वो एप्रीहेंशन है कोई तो उसको रिपोर्ट करेगी सेक्शन 58 के अंतर्गत। तो ऐसे व्यक्ति जो विदाउट वारंट अरेस्ट किए गए हैं उन सारे व्यक्तियों के लिए, उन सारे एक्यूज्ड के लिए पुलिस जो है उस जितनी भी गिरफ्तारियां की गई, जितने भी अरेस्ट किए गए हैं उन सबको रिपोर्ट करेगा मजिस्ट्रेट को। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विल रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इफ सो डायरेक्ट टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द केस ऑफ ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट विद इन द लिमिट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेशन वेयर सच पर्सन हैज बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज। जहाँ पर उन व्यक्तियों को जमानत ले ली गई है या फिर नहीं ली गई है, उन सारे व्यक्तियों की रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को की जाएगी अरेस्ट की। 59 हमने डिस्कस किया है, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन, पर व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लिया गया तो उसको डिस्चार्ज किया जाना। और सेक्शन 60 वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट 60 की पर्सन ऑन स्केप टू परस्यू एंड रीटेक, व्यक्ति अगर भाग गया है तो उसका पीछा करना और उसे दोबारा से पकड़ लेना। और 60A में क्या है कि जो कोड है अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड, जो CRPC में जो कोड डिफाइन किया गया उसके अंतर्गत स्ट्रिक्टली अरेस्ट किया जाएगा। जो भी CRPC में के अकॉर्डिंग उसको स्ट्रिक्टली अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। तो ये हमने आज पूरा चैप्टर 5 सेक्शन 41 से लेकर 60A तक कवर किया बिना किसी सेक्शन को छोड़े हुए। सेक्शन तो हम कोई वैसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, हम सारे सेक्शन को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड वेरी मच। आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करते रहिए।
Thank you very much and very happy new year. Merry Christmas to all of you.